हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, अभी तक हम एंशिएंट हिस्ट्री में 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं और वो 2 चैप्टर कौन कौन से हैं मैं एक बार आपको याद दिला दूँ। पहला जो चैप्टर था हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का वो था पाषाण काल। कौन सा दोस्तों? पाषाण काल। ठीक है, पहला चैप्टर जो था वो था पाषाण काल और दूसरा जो चैप्टर हमने पढ़ा था एंशिएंट हिस्ट्री का वो था हमारा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा चैप्टर हमारा था हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। आज हमें एंशिएंट हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर पढ़ना है जो है वैदिक सभ्यता। आज एंशिएंट हिस्ट्री का हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे और वो चैप्टर है हमारा वैदिक सभ्यता। और मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटते हैं दोस्तों। एक पूर्व वैदिक काल जिसे हम लोग ऋग वैदिक काल के भी नाम से जानते हैं और दूसरा जो पार्ट है उसे उत्तर वैदिक काल के बारे में उत्तर वैदिक काल हम लोग नाम देते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग वैदिक सभ्यता में सबसे पहले पूर्व वैदिक काल या फिर ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे चल के हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैदिक सभ्यता क्या थी, किनके द्वारा लाई गई थी या फिर उनसे रिलेटेड कौन सी बातें हैं जो हमें जाननी जरूरी है, उन सब चीज़ों पे हम लोग ध्यान देते हैं। वैदिक सभ्यता या फिर हम लोग वैदिक काल भी बोल सकते हैं। वैदिक सभ्यता में या फिर वैदिक काल में क्या था दोस्तों, ये देखिए। वैदिक काल उस काल को कहते हैं जब भारत में वैदिक संस्कृत के ग्रंथों की रचना हुई। देखिए फ्रेंड्स, हमने पाषाण काल पढ़ा, ठीक है, पाषाण काल पढ़ा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा, लेकिन अभी तक हमें कोई भी ऐतिहासिक रचना के बारे में कोई ज्ञान नहीं हुआ है। कोई भी ऐसी बुक नहीं लिखी गई है। हड़प्पा सभ्यता में कुछ अभिलेख मिले भी हैं लेकिन उनकी जो लिखावट है वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को हम लोग आदि ऐतिहासिक काल के अंदर भी रखते हैं। लेकिन वैदिक सभ्यता में वैदिक काल में ग्रंथों की रचना हुई, संस्कृत के ग्रंथों की रचना हुई। कहने का ये मतलब है कि जो भी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद जिनकी भी रचना हुई है वो वैदिक काल में ही ये रचना हुई है। अब वैदिक सभ्यता जो थी दोस्तों, उसके निर्माता कौन थे ये जानना आपके लिए जरूरी है। वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो आर्य थे और आर्य का अर्थ होता है दोस्तों श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का मतलब अच्छा, यानी कि जो ये आर्य थे वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। उनका कहना था, उनका मानना था कि वो और भी जितनी भी जातियां हैं उनसे सबसे वो बड़े हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो आर्य थे, ये आर्य किसी जाति समूह को नहीं, ये भाषा समूह के लोगों को बोलते थे। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता को हम लोग द्रविड़ सभ्यता भी कहते हैं। ये द्रविड़ कोई जाति नहीं, ये द्रविड़ भाषा समूह था दोस्तों, कि कुछ लोगों का समूह था ये, और वो लोग जो थे वो द्रविड़ भाषा का यूज करते थे, उन्हें द्रविड़ जाति समूह। और जो आर्य थे वो संस्कृत भाषा का यूज करते थे, संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे, इसलिए वे अपने आप को आर्य कहते थे। और उनका मानना था कि जो संस्कृत भाषा है वो सबसे उत्तम, सबसे सर्वश्रेष्ठ भाषा है, इसलिए उन्होंने आर्य जो थे उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ कहा है, सबसे ऊपर बताया है। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और आप जान लें और नोट भी कर लें कि आर्यों ने जो दूसरे अनार्य थे, यानी कि जो आर्य जाति के नहीं थे, उन्हें दस्यु या फिर दास कहा है दोस्तों, दस्यु या फिर दास। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। ठीक है, ये थी कुछ वैदिक काल के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां इंट्रोडक्शन के रूप में। अब हमें ये देखना है कि वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है। वो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। एक पूर्व वैदिक काल जिसे हम लोग, एक पूर्व वैदिक काल है फ्रेंड्स जिसे हम लोग ऋग वैदिक काल के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऋग वैदिक काल के नाम से भी हम जानते हैं पूर्व वैदिक काल को। पूर्व वैदिक काल और ऋग वैदिक काल, आप इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों कि पूर्व वैदिक काल, या तो अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है पूर्व वैदिक काल या फिर आता है ऋग वैदिक काल, दोनों का मतलब एक ही है, यानी कि पूर्व वैदिक काल को ही हम लोग ऋग वैदिक काल के नाम से जानते हैं
क्योंकि इसी काल में सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वेद जो हमारा ग्रंथ है वो सबसे पहले पूर्व वैदिक काल में ही इसकी रचना हुई, और ये सबसे पुराना ग्रंथ के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा? ऋग्वेद। ठीक है, तो एक है हमारा पूर्व वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है फ्रेंड्स वो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया कि पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल के भी नाम से हम जानते हैं। अब हमें वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति के बारे में कुछ बातें जाननी है कि वैदिक सभ्यता कैसी थी। ये तो हमने जान लिया कि वैदिक सभ्यता जो थी उसे आर्यों ने बनाया था, वैदिक सभ्यता आर्यों के द्वारा निर्मित की गई थी। ठीक है, लेकिन और कैसी थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में अगर हम लोग देखते हैं तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। ये मैं बार बार आपको हड़प्पा सभ्यता से कंपैरिजन करके इसलिए बता रही हूँ दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की तुलना में वैदिक सभ्यता कैसी थी, शहरीय सभ्यता थी या फिर ग्रामीण सभ्यता थी, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, वैदिक संस्कृति जो थी, वैदिक संस्कृति या फिर वैदिक सभ्यता जो थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता जो थी दोस्तों वो एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। और एक बात और, मैंने आपको जब हड़प्पा सभ्यता की जब लेक्चर लेके मैं आई थी तो उस टाइम मैंने एक बात आपको बताया था कि पहले ये चर्चा में था कि वैदिक सभ्यता जो है पहले ये लोगों के द्वारा जाना जाता था कि जो वैदिक सभ्यता है वो भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। ठीक है, वैदिक सभ्यता भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है, लेकिन जैसे ही हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है, जैसे ही हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी दोस्तों, वैसे ही इस तथ्य को गलत साबित कर दिया गया कि वैदिक सभ्यता जो थी वो भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। ऐसा नहीं है, भारत की अगर कोई सबसे पुरानी सभ्यता है तो वो हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, देखिए अब आर्यों को लिपि की जानकारी न होने के कारण वेद श्रवण परंपरा द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचती गई, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा गया। सबसे पहले तो एक वैदिक संस्कृति जो थी वो ग्रामीण संस्कृति थी, हड़प्पा सभ्यता जो थी वो नगरीय संस्कृति थी। ठीक है, यानी कि जो आर्य थे वो एक ग्रामीण यानी कि पशुपालन, कृषि, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते थे, व्यापार पे उनका ध्यान कम था। किसका? आर्यों का। अब वेदों की रचना हुई, आर्यों के द्वारा वेदों की तो रचना की गई, लेकिन उन्हें किसी भी लिपि की जानकारी नहीं थी। जैसे कि आज हम लोग जो बोलते हैं हिंदी में अगर कोई चीज़ लिखते हैं हम लोग तो उसे बोलते हैं कि हमने देवनागरी लिपि में लिखा, तो लिखने की जो जानकारी थी वो आर्यों को नहीं थी फ्रेंड्स उस टाइम पे, और वो बस मंत्रों को सुनना जानते थे, उच्चारण करना जानते थे। तो जो वेदों की जो श्रवण परंपरा है वो विकसित हुई आर्यों के टाइम पे, और जो वेद थे वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचते गए। किसके माध्यम से? श्रवण के माध्यम से, यानी कि सुनने के माध्यम से, और इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता था। कब? वैदिक काल में वेदों को श्रुति भी कहा गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स संपूर्ण वैदिक साहित्य को, जितने भी वैदिक साहित्य हैं, अच्छा जो वैदिक साहित्य हैं, जो वेद हैं फ्रेंड्स, उनकी संख्या मैं आपको बता दूं, वैसे मैं आगे बताऊंगी लेकिन अभी मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो वेद हैं उनकी संख्या है 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो वेद है हमारा वो है ऋग्वेद। ठीक है, संपूर्ण वैदिक साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। एक पहला है श्रुति साहित्य और दूसरा है स्मृति साहित्य। कौन कौन से? पहला है श्रुति साहित्य और दूसरा है स्मृति साहित्य। अब हम देखते हैं कि श्रुति साहित्य में क्या है और स्मृति साहित्य में क्या है। देखिए फ्रेंड्स, श्रुति साहित्य, इसमें वेदों के अलावा ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद आते हैं। जो भी आरण्यक या फिर जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वेदों के या फिर जो उपनिषद हैं वो सारे के सारे आते हैं श्रुति साहित्य में। इनकी जो रचना हुई है वो सुनने के माध्यम से हुई है दोस्तों। और वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? वेदों के जो संकलनकर्ता थे दोस्तों उनका नाम है कृष्णद्वैपायन या वेदव्यास। कृष्णद्वैपायन या वेदव्यास, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये मैं बोलूँगी कि VVI पॉइंट्स है दोस्तों, ये आप अभी के अभी अपने दिमाग में बैठा लें, क्योंकि ये पहले भी क्वेश्चन में आ चुका है और बाद में भी
आ सकता है। अब आगे जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है। दूसरा है स्मृति साहित्य। पहला श्रुति साहित्य, दूसरा स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य जो था दोस्तों वो मनुष्यों के द्वारा रचित है और इसमें वेदांग शामिल है, सूत्र एवं ग्रंथ को शामिल किया गया है। जितने भी महाभारत, रामायण या फिर जितने भी ग्रंथ हैं, पुराण जो हैं, वो सारे के सारे स्मृति साहित्य के अंतर्गत ही आते हैं। तो स्मृति साहित्य के अंदर ही उनकी रचना हुई है। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो है वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्यों का मूल निवास स्थान। देखिए फ्रेंड्स, आर्य जो आए थे भारत में और उन्होंने जिस वैदिक सभ्यता की शुरुआत की थी उनके बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के द्वारा बहुत सारी बातें कही गई हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख बातें हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपका जानना जरूरी है। देखिए, आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में विभिन्न लोगों के द्वारा विभिन्न मत दिए गए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति थे मैक्स मूलर। इन्होंने कहा कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया के क्षेत्र से आए थे। आगे चल के डॉक्टर संपूर्णानंद, ये इन्होंने कहा कि आल्पस पर्वत ये यूरेशिया क्षेत्र, फ्रेंड्स ये यूरेशिया क्षेत्र जो है वो एशिया और यूरोप के जो बीच का क्षेत्र है उसे हम लोग यूरेशिया क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है। तीसरा है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने कहा कि ये जो आर्य हैं वो आर्कटिक उत्तरी ध्रुव से आए हैं, जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना था कि ये जो हैं वो तिब्बत क्षेत्र से आए हुए हैं। तो अनेक लोगों के द्वारा आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में अलग अलग बातें कही गई हैं। यहाँ पे एक बात आपको मैं बता दूं कि आर्यों का जो आने का क्रम था, उन्होंने जो वैदिक सभ्यता का जो निर्माण किया फ्रेंड्स, तो वो एक साथ सारे आर्य नहीं आए थे। ये जो आर्य आए थे वो अलग अलग क्रम में आए थे, यानी कि कुछ आर्य जो थे वो अगर आज आए थे तो कुछ आर्य उनके 50 साल के बाद भी आए थे, यानी कि आर्यों के आने का क्रम लगातार भारत में काफ़ी टाइम तक, काफ़ी समय तक चलता रहा था। ठीक है। अब लेकिन फ्रेंड्स ये जो मैक्स मूलर के द्वारा जो ये दिया गया है मत कि मध्य एशिया के क्षेत्र से आए थे, इसे सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त की गई है, प्रदान की गई है। वैदिक सभ्यता की जो आर्यों का मूल निवास स्थान था वो मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया मत मध्य एशिया के क्षेत्र से, इसे सबसे ज़्यादा मत प्रदान किए गए हैं, क्योंकि आर्य की जो भाषा थी वो मध्य एशिया के क्षेत्र के लोगों से मिलता था, या फिर जो रहन सहन था उनका वो मध्य एशिया के क्षेत्र के लोगों से मिलता था। और इसके अलावा जब आर्य आए थे दोस्तों तो वो इधर से उधर क्यों जाते थे, क्योंकि वो आर्य जो थे वो पहले पशुपालन पे निर्भर थे। आर्य पहले पशुपालन पे निर्भर थे दोस्तों, और पशु के रहने के जगह के खोज में या फिर चारा की खोज में वे एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते थे। तो इसी क्रम में आर्य जो थे वो भारत आए थे, और भारत में सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र था फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ था, और आर्यों ने जब यहाँ पे आना शुरू किया और हरियाली देखी और फिर उपजाऊ क्षेत्र को देखा तो वो आर्य जो थे वो धीरे धीरे यहाँ पे बसने लगे। ठीक है। अब वैदिक सभ्यता की जानकारी के स्रोत कहाँ से मिलते हैं फ्रेंड्स, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, दो तरह के स्रोत मिले हैं यहाँ पे, एक तो पुरातात्विक स्रोत और दूसरा जो है लिखित स्रोत मिला है, साहित्यिक स्रोत मिला है। तभी हम लोग इसे आद ऐतिहासिक काल या फिर प्रागैतिहासिक काल के अंदर नहीं रखते हैं, वैदिक सभ्यता को हम लोग ऐतिहासिक काल के अंदर रखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पुरातात्विक स्रोत जो मिले हैं बोगाजकोई अभिलेख, ये 1400 ईसा पूर्व मिला है, और इस अभिलेख में बोगाजकोई अभिलेख में इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र का उल्लेख किया गया है यहाँ पे। ठीक है, ये देवता थे, इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र ये देवता थे वैदिक काल के, और इनका उल्लेख हमें मिलता है 1400 ईसा पूर्व में बोगाजकोई अभिलेख में। और ये जो बोगाजकोई अभिलेख है दोस्तों वो अभी अफगानिस्तान में स्थित है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। इसके अलावा पुरातात्विक स्रोत में गैरिक मृदभांड, जिसे हम लोग OCP के भी नाम से जानते हैं, और दूसरा जो है चित्रित धूसर मृदभांड, जिसे हम लोग PGW के भी नाम से जानते हैं। और विदेशी इतिहासकारों का मानना था कि आर्यों ने
जो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उन पर आक्रमण किया था, लेकिन कुछ साक्ष्य ऐसे मिले जिससे अब लगभग यह सिद्ध हो चुका है कि आर्यों ने आक्रमण नहीं किया था। ठीक है, कुछ साक्ष्य ऐसे मिले हैं फ्रेंड्स जिससे यह सिद्ध हो चुका है कि आर्यों ने जो हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उन पर आक्रमण नहीं किया था। और हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी यही बात सबसे ज़्यादा कही गई है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो बाढ़ के कारण हुआ था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ था। तो वहाँ से भी और आज भी कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे यह सिद्ध हो चुका है कि आर्यों ने आक्रमण नहीं किया था। वो पशुओं की तलाश में या फिर अपने रहने के आवास स्थान की तलाश में आए हों या फिर कृषि की तलाश में यहाँ पे आए थे। ठीक है, और आगे डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार यानी कि डॉक्टर संपूर्णानंद जो थे उनका एक ये भी कहना था कि जो आर्य थे वो भारत में सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसे थे। सप्त सिंधु प्रदेश कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि सिंधु नदी और उसकी 7 सहायक नदियों के किनारे ये आर्य पहले आकर बसे थे। और हम लोग आगे देखेंगे भी कि आर्यों ने सिंधु नदी को सबसे प्रमुख नदी माना है। सिंधु नदी को सबसे प्रमुख नदी इन्होंने माना है क्योंकि सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र था फ्रेंड्स वो काफ़ी उपजाऊ था और आर्य वहाँ पे इसलिए बसे क्योंकि वो अपनी कृषि को एक नई दिशा दे सके। आगे देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया सप्त सिंधु प्रदेश जो है वो सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र है और ये जो क्षेत्र है वास्तव में सिंधु नदी और उसकी 7 सहायक नदियों के लिए ये वर्ड सप्त सिंधु प्रदेश का उपयोग किया गया है वैदिक सभ्यता में। सर्वोत्तम नदी इन्होंने जो माना है वो सिंधु को माना है। क्यों माना है? राजनीतिक संप्रभुता स्थापित करने के लिए ये जो क्षेत्र था सिंधु नदी और उसके आसपास का क्षेत्र वो काफ़ी उत्तम था। पवित्र नदी इन्होंने सरस्वती नदी को माना है। पवित्र नदी यानी कि आज जो हम लोग गंगा नदी की पूजा करते हैं, लेकिन आर्य जो थे वो गंगा नदी की नहीं दोस्तों, पवित्र नदी यानी कि जो पूजा करते थे, जिस नदी को वो लोग पूजते थे आर्य, उसका नाम था सरस्वती नदी। भले ही आज सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, लेकिन आर्यों ने सरस्वती नदी को सबसे ज़्यादा पूजा है। इसके अलावा यमुना का उल्लेख 2 बार मिलता है और आपकी एक कंफ्यूजन हो सकती है फ्रेंड्स कि कहीं कहीं किसी बुक में ये लिखा हुआ है कि यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है, कहीं कहीं ये लिखा है कि 2 बार हुआ है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यमुना का उल्लेख 2 बार, गंगा का उल्लेख यहाँ पे 1 ही बार हुआ है। यानी कि कहने का ये मतलब है फ्रेंड्स कि उस टाइम गंगा नदी की कोई महत्ता नहीं थी। सबसे ज़्यादा जो महत्व था वो था सरस्वती नदी का पवित्र नदी के रूप में, यानी कि जिस नदी की ये लोग पूजा करते थे वो थी सरस्वती नदी। और जबकि रहने के दृष्टिकोण से देखें तो उनके लिए जो सबसे सर्वोत्तम नदी थी वो थी सिंधु नदी। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आगे जो हम लोग को देखना है वो देखना है वैदिक काल को जानने के लिए साहित्यिक स्रोत, और यहाँ से आपका चैप्टर बहुत ही ज़्यादा शुरू होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो ये मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक करके मैं सारे लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगी और मुझे उम्मीद है कि थोड़ा थोड़ा करके अगर आप भी अपनी पढ़ाई को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे तो आपको भी याद करने में सारी चीज़ें आसानी होगी। और एक बात और मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं। तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा वो था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ बातें जानी हम लोगों ने कि कैसे उद्भव हुआ, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन से थे या फिर ये किस क्षेत्र में आकर बसे थे। ठीक है, और जो कुछ लोग थे उनके द्वारा क्या कहना था कि वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो कहाँ के मूल निवासी थे। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने कुछ पुरातात्विक स्रोत के बारे में भी देखा। अब हमें आगे जो देखना है वो है वैदिक काल को जानने के लिए साहित्यिक स्रोत, जिसमें हम लोग पूरे वेदांग, उपनिषद, वेद, चारों वेद के बारे में डिटेल से जानेंगे। जितने भी आरण्यक हैं, वेदांग है, उपनिषद है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी, नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो वैदिक काल को जानने के साहित्यिक स्रोत से, यानी कि जो वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उनके बारे में हम लोग डिटेल के साथ जानेंगे।
तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ अगली क्लासेज के साथ। अगली क्लासेज से हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पूरे डिटेल के साथ जानेंगे। आज हम लोगों ने कुछ इंट्रोडक्शन देखा है, कुछ बेसिक बातें देखी हैं जिससे आपको आगे की क्लासेज अच्छे से समझ में आ जाएं। अगर आपने पिछले क्लासेस की वीडियो नहीं देखी है पाषाण काल की या फिर हड़प्पा सभ्यता की, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।